आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर कौन सा है 12 स्टैटिस्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है अब हमारे पास सिलेबस में, क्योंकि पहले जो पुराने वाला सिलेबस था पुराने बुक के अकॉर्डिंग इसमें 4-5 एक्सरसाइज दी हुई थी। अब चैप्टर नंबर 12 ये बन गया है, पहले चैप्टर नंबर 14 था और इसमें अब एक ही एक्सरसाइज रह गई है हमारे पास, सिर्फ ग्राफ जिसमें हमको बनाने पड़ेंगे और ये एक्सरसाइज ग्राफ पर ही सोल्व होगी। मगर उससे पहले ना कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ थ्योरी हैं जो हमको जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर की जो आपको 10th में 11th में 12th में पढ़ने वाली है। तो वैसे तो मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्ट आपको सिर्फ ग्राफ स्टार्ट करा के और 15-20 मिनट में ये 9 ग्राफ हैं लगभग बन जाएंगे और हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मैं करूँगा। मैं पूरा डिटेल में कि क्या स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, क्या रीज़न है उनको बनाने का, क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं एक्चुअल में, हम पूरी डिटेल में बताने के बाद ही हम शुरू करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस है, वैसे आप ये मान सकते हो कि ये डेफिनेशंस एग्जाम में आएंगी नहीं, बिल्कुल भी ये डेफिनेशन तो नहीं आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट ग्राफ बनाने का। लेकिन डायरेक्ट ग्राफ बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम बस ग्राफ को बनाना सीख लें, उसके पीछे की जो बातें हैं वो भी हमको पता होनी चाहिए, डिटेल में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? देखो, मैथ की कई सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि अर्थमेटिक जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर एलजेब्रा जिसमें वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स वगैरह आ जाते हैं, फिर जियोमेट्री ट्रायंगल सर्किल क्वाड्रिलेटरल, फिर ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। और फिर एक ब्रांच आती है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, ये अपने आप में एक ब्रांच है। जैसे कि आपने क्लास 8 में किए थे ना, मीन मीडियन मोड वगैरह फाइंड किए थे, पहले 9th भी थे ये मीन मीडियन मोड, अब 10th में भी आएंगे आगे जाकर मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, वैसे पहले बात कर लेते हैं। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स ये है कि देखो, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बनती है हजारों, बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग राइटर अलग अलग ऑथर के हिसाब से इसकी डेफिनेशन अलग अलग है स्टैटिस्टिक्स की। तो एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स जो होता है सिर्फ एक किसी चीज की स्टडी करना जो कि केवल न्यूमेरिकल नंबर्स के ऊपर बेस्ड हो या फिर पिक्चर्स के ऊपर बेस्ड हो। किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन करना नंबर को ऑब्जर्व करते हुए स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। तो जैसे कि मान लो हम यही कहें कि भाई हमारे स्कूल में जाओ, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं अपने स्कूल में जाइए और अपने स्कूल में जाकर एक बच्चों का डाटा बनाओ उनके वेट के हिसाब से। बच्चे का नाम, उसके सामने उसका वेट, बच्चे का नाम, उसके सामने उसका वेट, क्लास सेक्शन, इस तरह के डाटा बनाकर लाओ। तो जो चीज़ हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं वो हम एक न्यूमेरिकल नंबर इकट्ठा कर रहे हैं ना, उनका वेट, ठीक। तो ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं हम। और स्टैटिस्टिक्स में केवल डाटा यूज होता है। डाटा मतलब मोबाइल वाला डाटा नहीं, डाटा मतलब जो हमने नंबर लिखे हैं, बच्चों के नाम लिखे हैं और उनका वेट लिखा है या उनकी हाइट लिखी है या ठीक है एज लिखी है या फिर हाइट लिखी है, वो बोला जाएगा डाटा, ठीक। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूमेरिकल फिगर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम न्यूमेरिकल फिगर को ऑब्जर्वेशन करते हुए, न्यूमेरिकल फिगर को इंस्पेक्ट करते हुए फिर ऑब्जर्व करते हुए किसी चीज को स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी बोली जाती है स्टैटिस्टिक्स। इज कलेक्टेड फॉर ए डेफिनेट पर्पज इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन काउंट करना है, स्टैटिस्टिक्स में आता है। जैसे कि फिर कभी कभी आप मैच देखते होंगे ना, तो जब मैच में कोई प्लेयर आउट होता है तो उसके जगह पर दूसरा प्लेयर जब आता है खेलने के लिए, तो जब वो आ रहा होता है ना, तो एक टीवी की स्क्रीन पर उसका प्रोफाइल बन के आता है पूरा, एक ये नाम है, ये इसकी एज है, ये इसका करियर का पूरा डाटा दिया होता है कि इसने सेंचुरी इतनी है, रन इतने बनाए हैं, मैच इतने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट इतना है। तो सब क्या है, वो सब डाटा किसी ने उसका कलेक्ट किया हुआ है और वो सब उसका डाटा बता रहा है कि उसका प्रोफाइल ये है। तो ये सब स्टडी टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड हुई ना। तो ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कैसे बनती है, डेफिनेशन आपको याद भी नहीं करनी है, बस पता होनी चाहिए कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूमेरिकल फिगर। न्यूमेरिकल फिगर से किसी चीज को निष्कासित कर रहे हैं अगर, और जो न्यूमेरिकल फिगर हम कलेक्ट कर रहे हैं फॉर डेफिनेट पर्पज, किसी पर्पज के लिए कलेक्ट कर रहे होंगे, इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के बाद बातें आती हैं कई सारी, फिलहाल हम सिर्फ उन्हीं बातों को
यहाँ पर पढ़ेंगे जिनका जिक्र हमको 9th क्लास में अब और 10th में जाके होने वाला है आगे। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा। अब ये डाटा क्या चीज़ है? डाटा क्या चीज़ है? डाटा सिर्फ ये है कि जो भी चीज़ हम, जो भी नंबर्स या फिर पिक्चर्स, जो भी चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा है। डाटा क्या है? फैक्ट्स और फिगर्स, जो तो फैक्ट हो मतलब जो भी नंबर हमें मिल रहे हैं, फिगर रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अलग अलग काम के जो भी हम फिगर या फैक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, विच आर न्यूमेरिकल, जो कि न्यूमेरिकल होंगे, कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा, उसको हम डाटा बोल लेंगे। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था क्लास के बच्चों, स्कूल के बच्चों का वेट हमको नोट करना है, तो जो वेट हम नोट कर रहे हैं वो डाटा नोट कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बना ली, तो ये बोलेंगे था ये डाटा बन के आया, ये हमने स्कूल के बच्चों का वेट नोट किया था इस पर्चे पर, तो ये इसका डाटा बनकर तैयार हो गया। ठीक, तो डाटा डेफिनेशन आपको कोई याद नहीं करनी, सिर्फ समझनी है, तो पता होना चाहिए डाटा क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो हम करेंगे तो वहाँ पे डाटा वर्ड काफी कई बार लिखा हुआ आएगा, तो पता तो हो डाटा होता क्या है। ठीक है, तो डाटा समझ में आ गया सबके? ओके, फिर आता है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, डेफिनेशन भी चाहे तो याद कर सकते हो उसकी। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्या होते हैं? ये नाम से पता लग रहे हैं प्राइमरी डाटा। देखो, जब भी हम कोई चीज़, जैसे कि मैंने बताया हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हमने कोई डाटा कलेक्ट किया, तो जब हम कोई डाटा को कलेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, जो डाटा फर्स्ट टाइम हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको बोल लेंगे प्राइमरी डाटा, सिर्फ सिंपल सी बात है। और अब हमारे कलेक्ट किए हुए डाटा को कोई और ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो अब उसने मंगा लिया, तो वो बोला जाएगा सेकेंडरी डाटा। मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर, पहले एक बार लैंग्वेज के रूप में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्राइमरी डाटा, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है चीजों को, जो इन्वेस्टिगेटर है वो जब वो खुद ही, जब उस चीजों को खुद ही कलेक्ट करेगा, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो कोई मेल कर रहा होगा या फिर कोई फीमेल कर रहा होगा, तो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर डेफिनेट पर्पज, जब किसी डेफिनेट पर्पज के लिए कोई भी किसी डाटा को कलेक्ट कर रहा है, देन द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो डाटा क्या बोल जाएगा? प्राइमरी डाटा। सिंपल सी बात है, क्या लिखा हुआ है? हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, किसी क्लास के 30 बच्चे हैं क्लास के अंदर, उन 30 के 30 बच्चों की हाइट नोट करने के लिए कहा, मान लो क्लास टीचर ने बोला कि भाई आप 30 बच्चे हो और मैं आपकी हाइट पता करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, सबके नाम लिखूंगा, सबके सामने उनकी हाइट लिख दूंगा, वो डाटा बन के आ गया, तो वो क्या बोला जाएगा? प्राइमरी डाटा, क्योंकि वो क्लास टीचर ने खुद से ही फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व किया है। अब मान लीजिए क्लास है स्कूल में 1st to लेकर 12th तक, प्रिंसिपल साहब ने सबको बोला अलग अलग कि भैया अपने अपने क्लास के बच्चों का हाइट लिख के लाओ, क्लास टीचर को बोल दिया, तो फर्स्ट क्लास की क्लास टीचर ने भी लिस्ट बनाई, सेकंड क्लास की क्लास टीचर ने भी लिस्ट बनाई, ऐसे ही 12th क्लास तक के क्लास टीचर ने लिस्ट बना दी अपनी अपनी क्लासेस की। तो ये इन क्लास टीचर्स के लिए, मान लो मैं 10th का क्लास टीचर हूँ, सपोज 10th क्लास टीचर हूँ, तो जो मैंने 10th के बच्चों की लिस्ट बनाई है वो मेरे लिए क्या बोली जाएगी? प्राइमरी डाटा। ऐसी जो 9th की क्लास टीचर ने लिस्ट बनाई है अपने बच्चों की, वो बोली जाएगी 9th की क्लास टीचर के लिए प्राइमरी डाटा। ऐसी जो 8th की क्लास टीचर ने लिस्ट बनाई है अपने बच्चों की, वो बोली जाएगी 8th की क्लास टीचर के लिए प्राइमरी डाटा। ऐसे 12th तक के 1st to लेकर 12th तक के हर इंडिविजुअली क्लास टीचर के लिए उनकी जो द्वारा बनाई हुई लिस्ट है वो उनके लिए क्या बोली जाएगी? प्राइमरी डाटा, क्योंकि वो उन्होंने खुद से ही क्लास में जाकर एक बच्चे से नाम पूछा, उनकी हाइट पता करी और उसको कलेक्ट कर लिया। अब ये 12 की 12 लिस्ट बनकर कहां जाएंगी? प्रिंसिपल के पास। जब ये डाटा कलेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल के पास गया, अब प्रिंसिपल साहब देखेंगे इसको, तो ये अब प्रिंसिपल साहब भी तो डाटा को ले रहे हैं ना, लेकिन प्रिंसिपल साहब से जो अब उसको प्रिंसिपल साहब उसको देख रहे हैं, वो उसको सेकंड टाइम देख रहे हैं, जो वो अब ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको कि भाई उनको जो भी उसमें देखना होगा, जो भी उनको उसमें देखना होगा, पहले उस चीज को क्लास टीचर ऑब्जर्व कर चुके हैं, इस चीज हाइट को, अब कर रहे हैं प्रिंसिपल सर, तो ये डाटा उनके लिए क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी डाटा। ठीक, तो प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश किसी ने भी कलेक्ट किया है, तो प्राइमरी डाटा। उस प्राइमरी डाटा को हम कोई और किसी और पर्पज के लिए अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी डाटा। मान लीजिए प्रिंसिपल साहब ये देखेंगे कि पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, या फिर पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा कम हाइट किसकी है, तो वो उसको अब ऑब्जर्व कर रहे हैं, मगर क्लास टीचर पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं एक के बच्चे को,
तो ये होता है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो डेफिनेशन ये लिखी है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर अ डेफिनेट पर्पज देन द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। एग्जाम्पल क्या होगा, हाइट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। ठीक। सेकेंड डाटा मैंने बताया आपको भी, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, पहले से ही इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी हमारे पास और अब कोई दूसरा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देन डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए वेरियस सिटी, बहुत सारे शहर है हमारे पास और हमको देखना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर किस शहर में मैक्सिमम है। आज मान लीजिए हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी के किस शहर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम किस शहर में है। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो क्या बोलते हैं, जो मौसम विभाग वाले होंगे वो पहले हर शहर से वो इंफॉर्मेशन मंगाएंगे कि भैया आप अपने शहर में बताओ कितना टेम्परेचर है। तो उस शहर में जो भी कोई होगा जो उसको वहाँ का टेम्परेचर नोट कर रहा होगा, वो वहाँ के टेम्परेचर के लिए उस इंसान के लिए क्या होगा, प्राइमरी डाटा। ऐसे ही कोई दूसरे शहर में गया, कोई गया मेरठ में, तो जो मेरठ वाले ने ऑब्जर्व किया है कि भाई मेरे यहाँ पर आज 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है, तो वो उसके क्या है, प्राइमरी डाटा। अभी सारे जितने भी जिले हैं यूपी के अंदर उन सब का टेम्परेचर नोट होकर कहाँ गया, लखनऊ मान लो, जहाँ पर ये देखना है कि मैक्सिमम किसका है मिनिमम किसका है। और देखेंगे सबका बैठ के कि भाई नहीं मुजफ्फरनगर का तो नहीं है, मेरठ का तो नहीं है, सहारनपुर का तो नहीं है, इलाहाबाद का तो नहीं है, सबका देखेंगे डाटा बैठ के। तो ये डाटा पहले एक बार कलेक्ट कर चुके, अलग अलग शहर के लोग कर चुके, अब उन्होंने वहां भेज दिया, अब उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा है, तो वो डाटा उनके लिए बोला जाएगा सेकेंडरी डाटा। ठीक, ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। चलो अब बात करते हैं अनग्रुप्ड डाटा। ठीक, अनग्रुप्ड डाटा, देखो अनग्रुप्ड डाटा, मान लो हमने कोई क्लास का टेस्ट लिया और हमने क्लास में बच्चे हैं, मान लीजिए 15 बच्चे हैं और हमने उनका टेस्ट लिया और टेस्ट लिया है हमने 20 नंबर का। ठीक, तो मैक्सिमम मार्क कितने हैं, 20 नंबर। तो 20 नंबर में से जो बच्चों के नंबर आए हैं, मान लो ये आए हैं, किसी के बीच में से 8, दूसरे बच्चे के 12, 11, 12, 20, 0, 7, 9, 12, इस तरह से नंबर आए। तो जो डाटा लिखा हुआ है हमने लिख के भेज दिया कि भाई रोल नंबर 1 के 8 मार्क है, रोल नंबर 2 के 10 मार्क है, रोल नंबर 3 के 11 मार्क है। इस तरह से डाटा हमने बनाकर लिख दिया, तो ये बोला जाएगा अनग्रुप्ड डाटा। इसको बोलेंगे मतलब किसी भी डाटा को जो हमने ऑब्जर्व किया है उसको बस हमने ऐसे इंडिविजुअली एक नंबर लिखा, कॉमा लगाया लिख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनग्रुप्ड डाटा। अब अनग्रुप्ड डाटा ये लिखा हुआ है, द डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म, जो भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था पहले, इज कॉल्ड रॉ डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा को रॉ डाटा ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट, किसी क्लास में 30 बच्चों के जो नंबर आए उनको हमने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या बोला जाएगा, अनग्रुप्ड डाटा। अब यहाँ पर ना अनग्रुप्ड डाटा के बाद एक चीज आती है ग्रुप्ड डाटा, मगर हम ग्रुप डाटा को अभी नहीं बता रहे हैं, ना जब इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रुप डाटा की बात हमारे पास क्लास 10th में आएगी। जब हम क्लास 10th में पहुंचेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे हम ग्रुप डाटा। फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस डाटा को ना आपने जैसे 7th में किए होंगे, टैली मार्क लगाते थे, टैली मार्क याद है ना, टैली मार्क ऐसे लगाते थे ना, और एक टेबल बन के आती थी इस तरह से, टेबल एक कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और हमने क्या किया, टैली मार्क लगा इस तरह से। ठीक, कुछ चीज लगाते ना, और फिर ये 2 हो गया जी, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये डाटा जो इसी डाटा को हमने टैली मार्क लगाकर ऐसा बना दिया, ध्यान समझना। पहले ये चीज थी वैसे 9th क्लास में, इसको हमने टैली मार्क लगाकर एक टेबल में बना दिया। तो टेबल में अगर उसको बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं फिर ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा कई तरह के होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे 10th क्लास में। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ओनली अनग्रुप डाटा की। तो जब भी कोई डाटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ होगा उसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा को बाय द यूजिंग ऑफ टैली मार्क्स इन एरियड इन ए रेक्टेंगुलर टेबल, उसको भी टेबल के अंदर इस तरह से भर देना कर, तो बोलते हैं ग्रुप डाटा, जो हम पढ़ेंगे जाकर 10th क्लास में। ठीक, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बात है वेरिएबल और वेरिएट क्वांटिटी। वेरिएबल और वेरिएट क्वांटिटी, तो द क्वांटिटी विच इज बीइंग मेजर्ड इज एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए वेरिएबल। तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सिंपल सी बात है। वेरिएबल क्या है, जो भी डाटा है ना, ये क्या चीज थी, 8, 10, 11, 12, ये क्या थी, क्लास में बच्चों के आए हुए नंबर। तो ये क्या है, वेरिएबल है। तो अगर मैं इनको ऐसे नाम दूं x1, तो x1 तो कौन है, 8,
x2 कौन है 10, x3 कौन है 11, x4 कौन है 12। तो ये क्या है वेरिएबल। रोल नंबर 1 के लिए वेरिएबल की वैल्यू 8, रोल नंबर 2 के लिए वेरिएबल की वैल्यू 10, रोल नंबर 3 के लिए वेरिएबल की वैल्यू 11। तो वेरिएबल या वेरिएड क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच इज बीइंग मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। वो क्वांटिटी जो एक एक्सपेरिमेंट में हम मेजर कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं कि भाई बच्चे नंबर 8 है, किसी के 10 है, किसी के 11 है, इसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल या फिर वेरिएट क्वांटिटी। ठीक, तो इसको नोट करो पहले, फिर हम तुरंत इसके बाद भी बताता हूं आपको नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस और है, ज्यादा नहीं है, ये नोट करते हो पहले आप। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन तो ये है कि द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। मतलब किसी ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी कि वो उस डाटा में कितनी बार आ रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था क्लास टेस्ट वाला, रोल नंबर 1 के 10 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के 8 मान लो, रोल नंबर 3 के 7, रोल नंबर 4 के 6, रोल नंबर 5 के 10, रोल नंबर जो नेक्स्ट है उसके 5, फिर 12, फिर 10, फिर अगले के 10, फिर अगले के 12, फिर अगले के 7, फिर अगले के 10। इस तरह से मान लो किसी क्लास टेस्ट में बच्चों के नंबर आए हैं, रोल नंबर 1 के, रोल नंबर 2 के, रोल नंबर 3 के ये हैं, रोल नंबर 4 के ये हैं, रोल नंबर 5 के ये हैं। तो इस डाटा में सबसे ज़्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है? सबसे ज़्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो है 10 10 10 10, यहाँ पे 6 बार आ गया। तो हम क्या बोलते हैं कि 10 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 इज 6। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डाटा। किसी डाटा में जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार आ रहा है उस नंबर को उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी बोल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज इक्वल टू है 6। फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 कितनी है? 6। ठीक, ये होती है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर हम इस डाटा को इस तरह से ना पेश करके इस तरह से पेश करें, किस तरह पेश करें कि देखो सबसे छोटा कौन सा है 5, फिर अगला कौन सा है 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 10 और फिर 12। तो जो अब इनकी ना आपकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, ये आपने बनाए भी हैं पहले जब कभी टेलीमार्क करके हम बनाते थे। 5 कितनी बार आ रहा है इसमें? 5 1 टाइम। 6 कितनी बार आ रहा है? 6 भी 1 टाइम। 7 2 टाइम। 8 1 टाइम। 10 6 टाइम। 12 2 टाइम। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन को उनकी आने के नंबर के साथ लिखते हैं, अगर हम ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी के साथ लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक, तो ये वैसे यहाँ पर अभी हमारे सिलेबस में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी पता हो कि फ्रीक्वेंसी टेबल किसे कहते हैं। ये आप लोगों ने पहले बनाई भी है 7th क्लास में टेलीमार्क लगाते हुए। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है? द टेबल इन विच न्यूमेरिकल डाटा ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल। इस वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं ना, जो चीज वेरी कर रही है बार बार। द टेबल, वो इस तरह की एक टेबल, इस तरह की एक सारणी, एक एरे। द टेबल इन विच न्यूमेरिकल डाटा ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल विद देयर फ्रीक्वेंसी इज शोन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जिस टेबल में कोई डाटा, कोई ऑब्जर्वेशन अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ, अपने आने वाले नंबर्स के साथ लिखा जा रहा है, उस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, तो जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा में हम क्लास इंटरवल बना के लिखते हैं। देखो यहां तो बहुत छोटी बात कर रहे थे कि रोल नंबर की 5 नंबर जिन बच्चों के हैं ऐसे बच्चे 1 हैं, 6 नंबर जिन बच्चों के हैं ऐसे बच्चे भी 1 हैं, 7 नंबर जिन बच्चों के हैं ऐसे नंबर भी 2 हैं। ये तो केवल एक आपने 8-10 बच्चों का रिकॉर्ड लिया हुआ है। अगर हम किसी पूरी क्लास का या ये कहो पूरे स्कूल का जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं का, अगर हम एक एक बच्चे का सब्जेक्ट वाइज अगर रिकॉर्ड लिखने लगे इस तरह से, तो सोचो जरा डाटा कितना सारा आएगा। भाई बच्चे तो 1000 होंगे स्कूल में, और एक बच्चे के पास मान लो कि 6-7 सब्जेक्ट तो होते ही हैं। रोल नंबर 1 मतलब फर्स्ट क्लास में चले गए, फर्स्ट क्लास में रोल नंबर 1 को उठाया, इसके नंबर हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, मैथ में इतने। अब रोल नंबर 2 को उठाया, रोल नंबर 3 के लिखे, और इस क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, और इस तरह से पूरे स्कूल में कितने सारे बच्चे हो जाएंगे, सबके नंबर लिखना अलग अलग। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वाला काम बन रहा है ना। तो फिर हम इन चीज़ों को क्लास इंटरवल में लिख लेते हैं, जो हम अपने यहाँ पर भी अपने चैप्टर में स्टडी भी करेंगे। हमारे पास क्लास इंटरवल बना हुआ आएगा बाकायदा।
तो उसमें हम ऐसे करते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये भी आपने पहले बनाए हुए हैं, 30 to 40। मतलब उन बच्चों की संख्या, ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में है। मान लो ऐसे बच्चे 50 हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन विच द नंबर, जिनके नंबर 10 और 20 के बीच में है। 10 और 20 के बीच में जो बच्चे हैं, मान लो ऐसे बच्चे 70 हैं। तो पहले हमने इंडिविजुअली एक नंबर को लिया था कि एक नंबर कितने बच्चों का है, 2 नंबर कितने बच्चों का है। अब हम ले रहे हैं इनको क्लास इंटरवल में, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। जो मैंने लिखा है ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह हमने बना लिया, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या होगा डेफिनेशन अगर चाहो तो, वैसे डेफिनेशन की इतनी जरूरत नहीं है, मतलब फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा रहा हूँ, पता होना चाहिए कि होता क्या, मेन पता होने का, क्योंकि आपके सिलेबस में डेफिनेशन नहीं आएगी किसी भी चीज़ की। टू प्रेजेंट ए लार्ज अमाउंट, जब कोई बड़े डाटा को हम कंसिडर कर रहे होंगे, टू प्रेजेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मोर मीनिंगफुल वी डिवाइड इट इनटू वेरियस ग्रुप। एक बड़े डाटा को जब हम कंसिडर करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इन ग्रुप को ही बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये यहाँ लिखा हुआ है, टू प्रेजेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा more meaningful we divide it into various group with minimum and maximum values। minimum वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं और मान लो मैं 100 तक जाना है, 100 होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सच ग्रुप्स, ये ग्रुप जो है आर कॉल्ड क्लासेस और क्लास इंटरवल, इनको बोलते हैं क्लासेस और क्लास इंटरवल। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इन्हीं क्लास इंटरवल में जो ये पहले वाली वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। यहाँ लिखा है ना लोअर क्लास लिमिट। तो किसी क्लास इंटरवल की जो ये इनिशियल वैल्यू होती है, किसी भी, इसकी लोअर लिमिट 0, इसकी लोअर लिमिट 10, इसकी लोअर लिमिट 20, इसकी लोअर लिमिट 30। तो किसी भी क्लास इंटरवल की जो पहले वाली वैल्यू को बोलते हैं लोअर लिमिट, और इन क्लास इंटरवल की जो बड़े वाली वैल्यू है इनको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इनको हम? अपर लिमिट। तो समझ जाना, ये सब लोअर लिमिट्स होती हैं, ये सब होती हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर क्लास लिमिट। ठीक, लोअर लिमिट और अपर क्लास लिमिट। इसी में एक बात और भी समझाऊंगा आपको, जो ये पूरा बना हुआ है, जो ये पूरा बन के रेडी हुआ है अभी इस तरह से, मान लो कि इसमें 60 है और मान लो 45 है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने आपको डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बस समझ जाओ। इस जो ये टेबल बन के आई इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक इनक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव को हम दूसरे नाम से जानते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव कह लो या कंटिन्यूअस कह लो, और इंक्लूसिव को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस क्लास इंटरवल में इस तरह लिखा हुआ आता है 0 to 10, ये 10 पर एंड हो रहा है ना, और अगला 10 पे स्टार्ट हो रहा है, अगर फिर ये 20 पे एंड हो रहा है, अगला 20 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोल लोगे आप? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, याद रहेगा ना, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कभी हमारे पास क्लास इंटरवल इस तरह के आए, मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, समझ जाना ध्यान से, 0 to 10 और ये आ रहा है 11 to 20, फिर अगला आएगा 21 to 30, फिर अगला आएगा 31 to 40। तो 0 to 10 अब फिर कहाँ से स्टार्ट होता है? 11 to 20, फिर अगला 21 to 30। तो इस तरह के क्लास डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, तो हमारा जो मेथड होगा वो ओनली ऑन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। अगर किसी क्वेश्चन में हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस वाला मिला, मान लो हमें, तो उसको पहले हम कंटिन्यूअस बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो समझ जाना, जब भी हमको हिस्टोग्राम बनाना है या जब भी हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो पहले अपने डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस बनाओ। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन में कंटिन्यूअस ही मिलता है, लेकिन कभी कभी डिसकंटिन्यूअस भी मिलता है, और हमारे बुक में क्वेश्चन ऐसे हैं भी। तो डिसकंटिन्यूअस अगर आ रहा है तो उसको पहले आप कंटिन्यूअस बनाओगे। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक, अगला आता है रेंज। रेंज होती है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। मान लीजिए ये डाटा है, तो इस डाटा, कोई भी अगर डाटा है, उस डाटा की जो, मान लो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिया वही क्लास टेस्ट वाला,
10 नंबर हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 17 हैं, किसी के फिर 10 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 0 भी हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 16 हैं, ऐसे नंबर आगे मान लो। और हमको कह रहा है कि इस डाटा की रेंज बताओ। तो डाटा की किसी भी डाटा की रेंज बताने के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर देना बस। 17 माइनस 0 इज इक्वल टू 17। तो रेंज क्या होती है किसी भी डाटा की? किसी भी डाटा की रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। लिखा हुआ है ये रेंज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज। रेंज हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। चलो नेक्स्ट है क्लास साइज और क्लास विड्थ। क्लास साइज कह लो या फिर क्लास विड्थ कह लो, एक ही बात है। तो क्लास साइज और क्लास विड्थ ये होता है जैसे कि क्लास इंटरवल्स मिले हुए हमको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो 0 to 10 तो मतलब क्या करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। अगर मुझको इसका क्लास क्या काम ने, अगर हमको क्लास साइज बताना है तो क्लास साइज बताने के लिए अपर लिमिट में से लोअर वाले को माइनस कर दो। 10 माइनस 0 कितना हो गया 10, इसकी क्या होगी क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ। ऐसे ही 10 to 20 तो इसका कितना होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब कि 10। इसका भी कितना होगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ की इसकी कितनी लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो 0 to लेकर 10 तो क्या होगा क्लास साइज 10 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब भी आपको क्लास साइज या फिर क्या कहे क्लास विड्थ सुन लो द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, ये लिखा हुआ है ना, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज और क्लास विड्थ। तो क्लास साइज और क्लास विड्थ समझ में आ गया ना। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ बोलेंगे। नेक्स्ट है क्लास मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए मान लो हमको इस वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब कि 20 प्लस 10 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। तो क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में क्लास मार्क बोलते हैं इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है, इस क्लास इंटरवल की जो सबसे बीचों बीच सेंटर की जो मिड वैल्यू है मतलब कि 15, वो क्या बोली जाती है क्लास मार्क। किसी भी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को बोलते हैं क्लास मार्क और फॉर्मूला क्या होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। पढ़ते हैं एक बार क्लास मार्क, द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। द मिड वैल्यू ऑफ क्लास, किसी भी क्लास इंटरवल की क्लास की जो मिड वैल्यू है उसको बोलते हैं क्लास मार्क। और क्लास मार्क का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है फिलहाल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, न्यूमेरिकली, ग्राफिकली, ठीक है। तो जिस तरह से भी हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिलहाल हमारे सिलेबस में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को हम करेंगे, रिप्रेजेंट जो करेंगे वो करेंगे ग्राफ के मेथड से। कैसे करेंगे? ग्राफ के मेथड से। ये लिखा हुआ है द वे और अरेंजमेंट टू कंडेंस यानी संक्षिप्त उसको बताने के लिए एंड ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ डाटा, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका अरेंजमेंट, टू स्टडी देयर सैलिएंट फीचर, उसके सैलिएंट फीचर्स को जानने के लिए जो हम तरीका यूज कर रहे हैं इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में हम सिर्फ अपने डाटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस इंट्रोडक्शन को। फिलहाल इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। इसमें मैंने आपको सभी बेसिक जो टर्म्स हैं, जो बातें बीच में यूज होती हैं, क्योंकि कई बार ये शब्द आएंगे ना, फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लास इंटरवल, रेंज, क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास मार्क, ये सब बातें बीच में आएंगी। फिर वहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन आता है, कमेंट आता है कि सर ये क्या होता है, तो मैंने पहले इन सबको बता दिया है कि इन सब चीज़ों को हमने पहले ही यहाँ पर बता दिया है। दूसरी बात, जितना मैंने आपको बताया है कि ये मत समझना कि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ इतना ही है। स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन में बहुत सी बातें हैं जो अभी यहाँ पर नहीं बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ आप क्लास 9th और क्लास 10th में जितनी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे उसको देखते हुए ही मैंने ये सब आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक। इतना सफिशिएंट है क्लास 9th और क्लास 10th के हिसाब से, ठीक है।
और अभी हम शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में कौन कौन से मेथड है, कैसे उनको ड्रॉ करेंगे, वो हम सीखते हैं इससे अगले वीडियो में। तब तक इन सभी को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, पढ़ लो, नोट कर लो अपनी नोटबुक में एक बार। फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा को कैसे हम बनाएंगे। ठीक है।